कंबाइंड फ्रेमिंग सिस्टम किन जहाज में होता है? विच काइंड ऑफ शिप्स में कंबाइंड फ्रेमिंग सिस्टम है? भाई आप अपना डाउट नहीं पूछोगे तो हम क्वेश्चन पूछेंगे। बताओ भाई, आपको सारा समझ आ गया? अब बताओ कंबाइंड फ्रेमिंग सिस्टम में कौन से जहाज हैं? चलो लॉन्जिट्यूडनली फ्रेमिंग सिस्टम में कौन से जहाज हैं? नहीं पता। ट्रांसवर्स फ्रेमिंग सिस्टम में कौन से जहाज हैं? कोई आंसर ही नहीं आ रहा आप लोगों से। ऐसा क्यों? कोई आंसर आपकी तरफ से आ नहीं रहा है। लॉन्गिट्यूडनली टैंकर्स रहेंगे ना? हाँ, वीएलसीसी में लॉन्जिट्यूड होगा। जो लंबे जहाज हैं उनमें लॉन्जिट्यूडनली फ्रेम्ड होगा। 120 मीटर से छोटे जहाज में ट्रांसवर्सली फ्रेम्ड होगा। 120 से 200 के बीच में जो लंबे जहाज हैं उनमें कंबाइंड फ्रेमिंग सिस्टम होगा। सीधी बात है। अब किसी को जवाब ही नहीं पता। चलो लॉन्जिट्यूडनली फ्रेमिंग सिस्टम से पूरा शुरू करते हैं। अब लॉन्जिट्यूडनली फ्रेमिंग सिस्टम में आपके लॉन्जिट्यूडनल्स हैं टैंक टॉप के नीचे, ठीक है। टैंक बॉटम के ऊपर लॉन्जिट्यूडनल्स हैं। एयर होल सब जगह नहीं है क्योंकि यहाँ कटिंग है, तो एयर होल सिर्फ इंटरकोस्टल गर्डर के आसपास है। एयर होल्स यहाँ, ड्रेन होल्स यहाँ, बाकी जगह कट लगे हैं तो उनकी जरूरत नहीं है। मैन होल्स आपके एलिप्टिकल है। क्यों है एलिप्टिकल? अब बताओ यार, ये तो बार बार बताया हुआ है। क्यों मैन होल्स एलिप्टिकल है? ताकि कोई पास हो सके उसमें। तो राउंड क्यों नहीं है? राउंड में भी तो पास कर सर सकते कुछ हैं। काबा वगैरह पहन के अगर पास होना हो हाँ, तो काबा वगैरह elliptic। पहन के यू कैन पास थ्रू एलिप्टिकल, नॉट थ्रू राउंड। और दूसरा, राउंड में स्ट्रेस थोड़े ज्यादा होते हैं, एलिप्टिकल में कम होते हैं, ठीक है। लाइटनिंग होल क्यों होते हैं ये बताया हुआ था। लाइटन करने के लिए, लाइट शिप वेट रिड्यूस करने के लिए, ताकि डेड वेट बढ़े। स्कैलप्स क्यों होते हैं? सो दैट यहाँ स्ट्रेसेस कम हो। स्ट्रेस नहीं हो तो ये स्कैलप्स लगे हुए। ये अब क्लियर है सबको कि नहीं? एक बार बता रहा हूँ मैं। ये आपका सेंटर लाइन गर्डर है, उसके नीचे कील है, और ये जो डॉटेड लाइंस हैं ये क्या है? ये डॉटेड लाइन क्या है भाई? हर बार बताया मैंने। डॉटेड लाइन क्या है? स्टिफनर है। ये आपको कितनी बार फोटो भी दिखाई है स्टिफनर क्या होता है। आप लोग फिर वही, आप लोग गड़बड़ हो जाती है। ये जो स्टिफनर दिख रहे हैं, ये स्टिफनर, ये डंडी दिख रही है, ये डॉटेड लाइंस हैं। क्योंकि वो उस तरफ से नहीं दिख रहे, ये हमारे सामने दिख रहे हैं, लेकिन अगर हम यहाँ से देखें तो इसे डॉटेड लाइन में देखेंगे, यहाँ से देखेंगे तो स्टिफनर बनेंगे। यहाँ जो है डॉटेड लाइंस का मतलब इसके पीछे स्टिफनर लगे हैं। क्लियर है कि नहीं सबको? मैं रिपीट करता जा रहा हूँ बार बार, ये मैंने पहले भी बताया हुआ है सब कुछ, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। अब क्लियर है कि नहीं सबको? ये मार्जिन प्लेट है। मार्जिन प्लेट का क्या काम है? चलो बताओ, व्हाट इज द यूज ऑफ मार्जिन प्लेट? का क्या यूज है भाई? स्ट्रेसेस को फैला देना। जो अगर ये फ्लोर की स्ट्रेसेस है वो सब तरफ फैल जाएगी, मार्जिन प्लेट का काम है। अब ये वाला है ब्रैकेट फ्लोर, जिसमें मोड़ा गया है यहाँ और यहाँ आपके स्कैलप्स बने हैं, यहाँ आपका लाइटनिंग होल है, ये ब्रैकेट लगे हैं, और इसके ऊपर अब फ्रेम नहीं है, प्लेट है। ट्रांसवर्सली में फ्रेम था, इसमें सीधी प्लेट है। कौन सी प्लेट? इनर बॉटम और बॉटम। इनर बॉटम के बीच में लॉन्जिट्यूडनल लगे यहाँ, लॉन्जिट्यूडनल लगे हैं यहाँ, और उन दोनों को कनेक्ट कर रहा है एंगल स्ट्रट। ये वाला थ्रू पास कर रहा है, यहाँ दिखा रहा हूँ। ये लॉन्जिट्यूड ऊपर जा रहे हैं, लॉन्जिट्यूड नीचे जा रहे हैं, और ये जो गर्डर है ये थ्रू एंड थ्रू पास कर रहा है। तो थ्रू एंड थ्रू गर्डर को हम दिखाएंगे ऐसे, और उसके ऊपर भी फ्लैट बार स्टिफनर यहाँ लगा है, क्योंकि यहाँ मजबूती चाहिए और ये खाली है, तो यहाँ फ्लैट बार स्टिफनर लगा है। और यहाँ इंडिविजुअल लगा है, ये कंटिन्यूस नहीं है, ये सिर्फ एक पिलर बना हुआ है जो इन दोनों को कनेक्ट करके इसका वेट ले रहा है। इन दो, और फ्लैंजिंग का मतलब मोड़ा, 90 डिग्री इसको टर्न करना, सो दैट ये टैंक टॉप का वेट ले ले, उसको फ्लैंजिंग करते हैं। ये फर्स्ट लॉन्जिट्यूडनल इधर से और फर्स्ट लॉन्जिट्यूडनल इधर से फ्लैंज किया गया है, मोड़ा गया है। ये दोनों क्लियर है कि नहीं? पहले बताओ, आर बोथ द डायग्राम्स क्लियर और नॉट? ये मैं दूसरी या तीसरी बार बता रहा हूँ। कोई डाउट है कि नहीं है? ये बताओ पहले, हाँ या ना। हाँ है या नहीं है? डाउट क्लियर है? डाउट नहीं है तो नहीं है बोलो सर अभी हाँ। तो। नहीं है ऐसे हाँ बोलो ना। जवाब नहीं दोगे तो मैं तो फिर से वही पढ़ाऊंगा, वो बार वही करूंगा। ओके, अब इसकी स्पेसिंग कैसे होती है? हमने ट्रांसवर्सली फ्रेम देखा था। ट्रांसवर्सली फ्रेम ने एवरी फ्रेम को 7 पॉइंट पे था, लेकिन यहाँ
लॉन्जिट्यूडनली फ्रेम में सिर्फ मेन इंजन के नीचे एवरी फ्रेम स्पेस में है। इसके नीचे फ्रेम स्पेस कितनी है भाई, डिस्टेंस, मेन इंजन के नीचे फ्रेम स्पेस कितने डिस्टेंस पे है बताओ। फ्रेम स्पेसिंग आपको बताया था ना कितना हो, 1 मीटर, 0.61 0.61 नहीं मीटर। हो बेटा, इंजन रूम बल्कहेड के आगे ही होता है, तो कोलिजन बल्कहेड के आगे जितना भी एरिया होगा 1 मीटर होगा, क्योंकि कोलिजन बल्कहेड के अगर पीछे हो गया, क्यों इंजन रूम कोलिजन बल्कहेड के आगे है बताओ, क्योंकि अगर पीछे टक्कर मारी तो इंजन रूम तो फ्लड हो जाएगा, और इंजन रूम फ्लड हो गया तो खत्म होगी बात। तो उसको बचाने के लिए इसके पीछे एक आउट पीक बल्कहेड होता है, और अगर आपका पीछे से टक्कर लगे, सो दैट आउट पीक बल्कहेड इज अगेन अ कोलिजन बल्कहेड दैट इज गोइंग टू सेव योर इंजन रूम फ्रॉम फ्लडिंग। अब बाकी जगह जो थे उधर ऑल्टरनेट फ्रेम, मतलब एक छोड़ के, इंजन रूम सीटिंग के बाहर, आउटबोर्ड मतलब इंजन रूम सीटिंग के बाहर, ये बताया था आपको, एक बार फिर से बता देते हैं आउटबोर्ड ऑफ इंजन रूम सीटिंग का मतलब क्या है। सपोज ये इंजन रूम सीटिंग है, तो इंजन रूम सीटिंग में एवरी फ्रेम स्पेस पे था ना, ये एवरी फ्रेम स्पेस पे सॉलिड प्लेट फ्लोर, इसके बाहर ऑल्टरनेट पे मतलब एक छोड़ के इधर है, फिर एक छोड़ के इधर है, एक छोड़ के इधर है, तो ये वाला जो है यहाँ ब्रैकेट फ्लोर लगेगा, ये और यहाँ इनके बीच में ब्रैकेट फ्लोर लगेगा, ये एक या दो ब्रैकेट फ्लोर यहाँ लगेगा इन दोनों के बीच में, ये ब्रैकेट फ्लोर हो गया। तो आउटबोर्ड ना इसके बाहर, ये इंजन रूम हो गया, इसके बाहर आउटबोर्ड में ऑल्टरनेट एक छोड़ के, फिर अंडर बॉयलर सीट ट्रांसवर्स में एवरी फ्रेम स्पेस था, यहाँ एक छोड़ के ऑल्टरनेट। अंडर ट्रांसवर्स बल्कहेड के नीचे ट्रांसवर्स फ्रेम में एवरी फ्रेम स्पेस था, यहाँ ऑल्टरनेट है। एट द टोज ऑफ स्टिफनर ब्रैकेट्स ऑन डीप टैंक बल्कहेड, ये आपको बताया था, टोज जो ब्रैकेट है वहां ऑल्टरनेट होगा, एवरी फ्रेम स्पेस नहीं होगा। ये वाला आपको फिर से डायग्राम रिमाइंड करा देता हूँ, टोज वाला आपके दिमाग से अगर निकल गया है, जस्ट शो यू अगेन। सर ये जो फ्रेम स्पेसिंग थी इंजन रूम वाली, ये ट्रांसवर्स रहेगी ना, जो भी बनाई थी आपने? जो हाँ ट्रांसवर्स ही तो है, फ्रेम स्पेसिंग सारी ट्रांसवर्स ही होगी बेटा। जो हम अभी बात कर रहे हैं फ्लोर की, फ्लोर पहले समझ लो कैसे लगता है, फिर से क्लियर कर देता हूँ क्योंकि डाउट होगा तभी क्लियर कर देता हूँ। ये अगर शिप लेंथ है, ठीक है, पहले पूरा क्लियर समझो, ये आपके टैंक है, ठीक है, अगर ये टैंक है तो इनमें जो फ्लोर स्पेसिंग होगी, अगर मैंने कोई और कलर ले ली, लाल सपोज, ठीक है, इसको लाल ले ली, तो यहाँ जो हो रही है ये ट्रांसवर्स ही है ना बेटा सारी, ये सारी फ्रेम्स जो लगे हैं ये फोर एंड हाफ नहीं लगे हैं, ट्रांसवर्स लगे हैं। जितने भी हमने वीडियो देखे हैं आपने देखे होंगे, ये फ्लोर्स ऐसे लगे हैं, ऐसे नहीं, ट्रांसवर्सली लगे हैं। लॉन्जिट्यूड लगे होते हैं फोर एंड हाफ, जैसे ये लॉन्जिट्यूडनल है वो लगे होते हैं फोर एंड हाफ, गर्डर लगे हैं फोर एंड हाफ, बट जो फ्रेम है ये लॉन्जिट्यूडनल है, ठीक है, ये लॉन्जिट्यूडनल। तो ये जो लगे हैं लाल, ये फ्रेम्स है, इन दोनों के बीच की दूरी को हम फ्रेम स्पेस करेंगे, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है उसको हम फ्रेम स्पेस करेंगे। मुझे आपका डाउट समझ आ गया क्योंकि आपका कंसेप्ट अभी थोड़ा सा हड़बड़ाहट में था। ऐसे फ्रेम जा रहे हैं, ऐसे लॉन्जिट्यूडनल जाते हैं, लॉन्जिट्यूड, अगर वो इंटरकॉस्टल गर्डर है तो ये ऑरेंज कर देता हूँ और आपको समझ आ जाएगा, इंटरकॉस्टल गर्डर आपका ऐसे जा रहा है, ठीक है, इंटरकॉस्टल गर्डर ऐसे जा रहा है, लॉन्जिट्यूडनल सारे ऐसे फोर एंड हाफ जा रहे हैं, और जो फ्रेम्स हैं वो अथॉर्डशिप जा रहे हैं। तो फ्रेम स्पेस का मतलब ऐसा वाला डिस्टेंस। क्लियर है कि नहीं सबको? यस सर। हाँ, क्योंकि ये डाउट दिमाग में आया, इसका मतलब आपको विजुअलाइजेशन नहीं हो रहा कि कैसे जा रहा है वो फ्रेम ऐसे जा रहा है, पोर्ट टू स्टारबोर्ड, not forward to aft. Forward to aft only longitudinal and girder will go, ठीक है।
जब डाउट हो पूछ लो, क्योंकि ये डाउट जो है ना बाद में खतरनाक हो जाएगा, फिर कुछ समझ आएगा ही नहीं। तो ये डाउट पहले पूछ लिया, अच्छा किया। बाद में ये कई लोग होता है बाद में पूछते हैं, जब कोर्स खत्म हो गया तब ये डाउट पूछते हैं, तब तक बहुत लेट हो जाता है। तो टोज ऑफ ब्रैकेट का देख रहा था, कहाँ गया मेरा टोज ऑफ ब्रैकेट। तो ये जो है जहाँ लॉन्जिट्यूडनल लगे हुए हैं यहाँ, तो ऑल्टरनेट फ्रेम स्पेस पे लगा। ये जो ब्रैकेट है ऑल्टरनेट फ्रेम स्पेस में जहाँ लॉन्जिट्यूड लगे, ठीक है। यहाँ जो है टोज ऑफ ब्रैकेट ये है, यहाँ ऑल्टरनेट पे लगे हैं। और जो मैंने आपको पहले बताया था ट्रांसवर्सली फ्रेम डीबी में टोज ऑफ ब्रैकेट यहाँ एवरी फ्रेम स्पेस पे ये वाले और येलो वाले लगे हैं, एवरी फ्रेम स्पेस पे लगे, ठीक है। येलो वाले सॉलिड प्लेट फ्लोर एवरी फ्रेम स्पेस पे लगा। ये तो आपका गर्डर है, इसमें लॉन्जिट्यूडनल नहीं था, तो एवरी फ्रेम स्पेस था। जहाँ लॉन्जिट्यूडनल आ गया एक छोड़ के ऑल्टरनेट पे। इन पाउंडिंग रीजन्स, पाउंडिंग रीजन में भी आपका प्लेट फ्लोर जो है एवरी फ्रेम स्पेस पे नहीं है, ऑल्टरनेट में है। बाकी जगह में सॉलिड प्लेट फ्लोर स्पेसिंग शुड नॉट एक्सीड 3.8 मीटर्स। दो स्पेसिंग के बीच में आपका ये वाले फ्लोर्स आ जाएंगे, ये आपको दिखा देता हूँ। ये इसका मतलब ये सॉलिड प्लेट फ्लोर और ये सॉलिड प्लेट फ्लोर के बीच का डिस्टेंस होगा 3 मैक्सिमम, और उनके बीच में आएगा ब्रैकेट फ्लोर जो ये लगा। तो ये वाला फ्लोर और सॉलिड प्लेट फ्लोर, इनके बीच का डिस्टेंस इन लॉन्जिट्यूडनली फ्रेम डीबी इज 3.8 मीटर, और उनके बीच में ब्रैकेट फ्लोर ये दो आ रहे हैं। अब इंटरमीडिएट फ्रेम स्पेस मतलब दो सॉलिड प्लेट फ्लोर के बीच की जगह में क्या आएगा, ब्रैकेट फ्लोर लगेगा फिटेड एट टैंक साइड एंड सेंटर गर्डर, और ईच ब्रैकेट इज फ्लैंज विद एक्सटेंड्स टू फर्स्ट लॉन्जिट्यूडनल। इसका मतलब ये जो है मोड़ा गया है, यहाँ फर्स्ट लॉन्जिट्यूडनल यहाँ है, फर्स्ट लॉन्जिट्यूडनल फ्रॉम शिप साइड यहाँ इसको मोड़ दिया गया है, फर्स्ट लॉन्जिट्यूडनल फ्रॉम सेंटर गर्डर इसको मोड़ दिया गया है, दैट इज फ्लैंजिंग, यहाँ फ्लैंजिंग किया गया है, ठीक है। ये ब्रैकेट फ्लोर है। अब जब शिप की ब्रेथ इज मोर देन 14 meters, you will have one intercostal girder fitted on port and starboard side, और अगर शिप की ब्रेथ इज मोर देन 21 meters, तब एक आपका पोर्ट में रहेगा और एक स्टारबोर्ड साइड में रहेगा। अब साइड गर्डर जो है सबसे आगे एक्सटेंड करेंगे, भाई इतना नहीं एक्सटेंड करेंगे जैसे आपका ये करता है लॉन्जिट्यूड। जरा मैं पहले एक डायग्राम दिखा दूं ये वाली, उसके बाद उसको पढ़ा सकता हूँ। एक कहाँ इसकी डायग्राम है, आई विल टीच यू विद द थ्योरी पार्ट। ये वाला डायग्राम। अब क्या है कि ये वाला आपका इंजन रूम एरिया, ठीक है। तो इंजन रूम एरिया में ये सॉलिड प्लेट फ्लोर लगे हैं एवरी फ्रेम स्पेस में। इसके बाहर जो लगा है वो अल्टरनेट फ्रेम स्पेस में लगा है सॉलिड प्लेट। तो यहाँ लिखा है कि जो आपका गर्डर है, ये गर्डर ये आगे तक जाता है, उसके बाद जो ये वाला गर्डर तो आपका आगे तक जा रहा है जितना जा सकता है, लेकिन इनमें एडिशनल साइड गर्डर लगेंगे, इनमें एडिशनल साइड गर्डर लगेंगे ब्राउन वाले। और ये जो है ये 3 फ्रेम स्पेस आगे जाएंगे और 3 फ्रेम स्पेस पीछे जाएंगे। तो 3 फ्रेम स्पेस आगे जाएंगे मतलब 3 मीटर आगे जाएंगे, 3 मीटर पीछे जाएंगे, और आगे ये पतले हो जाएंगे, टेपर कर जाएंगे, दे विल टेपर बियॉन्ड 3 meters फ्रॉम द इंजन रूम जो स्पेस इंजन रूम फ्लोरिंग, दे विल टेपर डाउन टू, हरा बन गया है आगे तक जाएगा। अब ये लॉन्जिट्यूडनल बन गया इंस्टेड ऑफ गर्डर। तो यहाँ गर्डर था, वे लॉन्जिट्यूडनल पतला होकर यहाँ जा रहा है। तो ये गर्डर येलो वाले तो वैसे ही आगे जा रहे हैं, ये आपका सेंटर गर्डर है, ये गर्डर पतला होके टेपर होके आगे जा रहा है, लॉन्जिट्यूड बन गया। ये वाला ऑलरेडी पुराना गर्डर है जो आगे जा रहा है। पीछे में जहाँ तक जा सकते हैं वो जाएंगे, तो पीछे टेपर नहीं होंगे, आगे जाके टेपर होंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये वाला आपको कोई किताब में मिलेगा नहीं डायग्राम। समझने के लिए जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट। मैं दोबारा बोलता हूँ, इसमें इंजन रूम प्लेटिंग में के नीचे जो स्पेसिंग ऑफ फ्लोर्स है सॉलिड प्लेट फ्लोर, इट इज एवरी फ्रेम स्पेस। बियॉन्ड इंजन रूम द स्पेसिंग इज ऑल्टरनेट सॉलिड प्लेट फ्लोर, बीच में आपका ब्रैकेट फ्लोर आएगा। तो इसके बाहर जो ऑल्टरनेट हो जाता है, उसका मतलब इनके बीच का गैप हो जाता है 3.8 ऑल्टरनेट हो जाता है, और इनके बाहर जो आएगा वो 3.8 मीटर दूर होगा, जिसके बीच में ब्रैकेट फ्लोर लगेगा। अब
एडिशनल साइड गर्डर लगते हैं इन लॉन्जिट्यूडनल फ्रेमिंग. दिस इज योर एडिशनल साइड गर्डर इंजन रूम के नीचे लगेंगे टू टेक द लोड. और ये जो साइड गर्डर होंगे दे विल एक्सटेंड 3 फ्रेम स्पेस पीछे, 3 फ्रेम स्पेस आगे, ब्राउन वाला. और इसके आगे दे विल बिकम थिनर और टेपर डाउन लाइक दिस टू बिकम अ लॉन्जिट्यूड. मतलब ये कंटिन्यूस है, ब्रेक नहीं है. ये नहीं कि यहाँ वेल्ड किया गया, ये तो सिर्फ दिखाया मैंने. सेम पीस है, इसको पतला कर दिया और ये कंटिन्यूटी मेंटेन की आगे तक. तो एडिशनली आपके ये गर्डर तो लगे हुए हैं, प्लस ये पतला होएगा कि हाइट छोटी होएगी? क्योंकि एज पर जो ऊपर वाला डायग्राम है इसके हिसाब से तो हाइट पतला होना. देखो ऐसे जैसे आप पेंसिल को पतला करते हो कि वो अलग से टूट के बहुत पतली होती है, शार्प करते हो तो पतली होती है आगे, या नहीं होती? हाँ सर. यस सर. इस डायग्राम को वैसे नहीं देखो, ये तो मैंने इसको डायग्राम बनाया है, बट ये सोचो कि अगर सेम ही कलर हो, मैं अगर ऐसे इसको ये कलर नहीं लो, चलो मैं आपको दूसरा डायग्राम समझाता हूँ पतला कैसे हो रहा है. क्योंकि आप ये डायग्राम देखोगे तो बोलोगे जोड़ दिया. ठीक है, अभी आपको पतला करके दिखाता हूँ. सपोज ये यहाँ तक लाइन जा रही है, ठीक है, ये ऐसे जा रही है. विड्थ है क्या सर जो पतली हो रही है? हाइट पतली हो रही ना, विड्थ तो वही रहेगी, हाइट पतली हो रही ना. ऐसे हो रहा, पतली होगी हाइट, हाइट तो कम होगी ना. तो वही है. सपोज ये हम आइटम देखे हैं, एक ही पीस है, ठीक है. अब एक ही कलर देता हूँ तब आपको क्लियर लगेगा. वो 2 कलर हो गया तो गड़बड़ हो गया, बट वो 2 कलर इसलिए है कि उस एरिया में पतला हुआ, इसलिए मैं 2 कलर डाल दिए. सपोज ये गर्डर, मैं ये गर्डर ऐसे डाल. अब ये एक पीस है, एक पीस है ना, पतला हो गया ना. थिकनेस तो वही है, थिकनेस कोई कम नहीं हो रही, थिकनेस वही है जितनी थिकनेस थी. अब मैं थिकनेस बना के दिखाऊं. सर जो लॉन्गिट्यूडनल जो रहते हैं अपने, वो आगे से लेकर पीछे तक पूरे थोड़ा रहते हैं, वो तो पूरे फ्रेम रहते हैं. यही तो गलत फहमी है आपकी. लॉन्जिट्यूड कंटिन्यूस रहते हैं. ये फिर से समझ लो, अभी ये फिर आपने डाउट निकाला, इसका मतलब आपको समझ आया नहीं. ये लॉन्जिट्यूड आगे से पीछे कंटिन्यूस जाएंगे. सपोज आपका गर्डर भी कई जगह जाते हैं, कई जगह नहीं जाते. वो नहीं कि गर्डर भी कंटिन्यूस जाएंगे कि नहीं, गर्डर कई बार रुक जाते हैं, नहीं जाते, बट लॉन्जिट्यूडनल जाएगा. सपोज ये आपका, मैंने ये ट्रांसवर्स बल्कहेड बनाया, अब इसके थ्रू भी जाएगा. कैसे जाएगा वो आपको पहले भी बताया था. ये सपोज ये बल्कहेड है, तो बल्कहेड के नीचे मैंने कट मारे. ये सब डिसकंटिन्यूटी स्ट्रेस में पढ़ाया था, अब फिर भूल गया हो. ये कट मारते हैं, बताया था कि नहीं बताया था? काफी बार बताया, लेकिन आप फिर समझ नहीं रहे हो. अब ये जो है इसके नीचे से ऐसे जा रहे थे ये लॉन्जिट्यूडनल, तो नहीं काटे जा रहे हैं. कट गया तो फिर आपकी स्ट्रेंथ क्या मिली, तो वहीं क्रैक हो जाएगा. तो ये बल्कहेड के थ्रू एंड थ्रू कट के जा रहे हैं, समझ के नहीं. अब तुम बोलोगे इसको वाटर टाइट कैसे बनाओगे? अगर कोई टैंक है इसमें तो पानी चला जाएगा. तो यहाँ जो है वी कॉलर लगाते हैं जिसको वाटर टाइट कर देते हैं. इसके बाद जो लॉन्जिट्यूड पास कर गया, इसको हम पूरी तरह वेल्ड करके वी कॉलर लगा देते हैं, सो दैट ये वाटर टाइट बन जाए. क्लियर है कि नहीं? लॉन्गिट्यूडनल जाएगा ही जाएगा, बट गर्डर कभी डिसकंटिन्यू हो सकता है कभी कभी, क्योंकि इतना बड़ा कट मार के उसको पास करना बराबर नहीं होता. तो उसको हम डिसकंटिन्यू कर सकते हैं. कुछ को हम कंटिन्यूस कर सकते हैं, कुछ को हम डिसकंटिन्यू कर सकते हैं. जैसे पाउंडिंग रीजन में आपके हाफ हाइट गर्डर लगते हैं, तो वो तो उसी रीजन में होते हैं ना. बट कुछ गर्डर फॉरवर्ड टू आउट जाते हैं जो स्ट्रेंथ दे रहे हैं, तो उसको भी हम कट बनाएंगे. तो सपोज एक गर्डर को पास कर रहे हैं इसके थ्रू, सपोज गर्डर यहाँ से पास कर रहा है, तो गर्डर में भी कट बनाएंगे. सपोज गर्डर बड़ा है, ऐसे पास कर रहा है, तो यहाँ एक कट बना के इसको पास कर देंगे. इसको हम वाटर टाइट बना देंगे वेल्ड करके, इसको जाने देंगे. ठीक है, या तुम इसको यहीं छोड़ देंगे या लेकिन लॉन्जिट्यूडनल को जाना है हर हाल में आगे से पीछे तक, क्योंकि अगर वो ब्रेक हो गया तो ये जहाज यहीं टूट जाएगा. सपोज ये ब्रेक यहाँ हो गया तो यहीं जहाज टूट जाएगा और यहीं सिंक कर जाएगा. जो लंबे जहाज में होता है ना, क्रैक करके डूब गए. क्यों? क्योंकि वो बसन ब्रेक पे वहां था, वहां कच्चा था, वहीं टूट गया. अकोमोडेशन ब्रेक से कई टूट जाते हैं जहाज, इसीलिए इसको कंटिन्यूस बनाते हैं. क्लियर है कि नहीं? अभी ये डाउट्स नहीं होने चाहिए. ये देखो सिर्फ डायग्राम से नहीं आएगा, मैं उसको डायग्राम सामने बना के समझाता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए. शिप कंस्ट्रक्शन ये नहीं है टू बी इज इक्वल टू सी करके कैलकुलेट किया हो गया. ये आपको कंसेप्ट को इम्प्रिंट करना पड़ेगा दिमाग में. हर बंदा बेटा समझ नहीं पाता है शिप कंस्ट्रक्शन,
क्योंकि शिप कंस्ट्रक्शन में विजुअलाइजेशन की बहुत बड़ी पावर चाहिए, और विजुअलाइजेशन सब में होती नहीं है। 5% लोगों में विजुअलाइजेशन होती है, वो इमेजिन कर पाते हैं, बाकी लोगों को इमेजिन करने में भी तकलीफ है। मैं ये नहीं कह रहा किसी कमजोरी है, हर बंदे में, कुछ लोग कैलकुलेशन बहुत बढ़िया कर सकते हैं, कुछ लोग इमेजिनेशन अच्छा कर सकते हैं, वो राइटर्स बन जाते हैं, आर्टिस्ट बन जाते हैं। तो हर चीज की कला है, तो इसमें आप ये निराश नहीं हो कि भाई मेरे को समझ नहीं आ रहा है। उसी के लिए तो हम बैठे हैं भाई, नहीं तो आपको किताब पकड़ा देते, लो समझ लो, लेकिन जैसे ही आप किताब खोलोगे दिमाग चकरा जाएगा और फिर किताब बंद हो जाती है। पढ़ के देखी कभी DJIR और ऐसी कोई किताबें पढ़ के देखी है शिप कंस्ट्रक्शन की? कभी खोल के देखा है किताब? ऐसा करो, DJIR को डाउनलोड कर दो, किताब का नाम लिख देता हूँ, शिप कंस्ट्रक्शन बाय DJIR। आप उसको किताब के 2 पन्ने खोल के पढ़ लेना, 100% गारंटी आपको सिर दर्द हो जाएगी, 100% गारंटी। ये आप पढ़ लेना, शिप कंस्ट्रक्शन बाय DJIR, डाउनलोड कर लो, नेट पे मिल जाएगा, और 100% गारंटी है एक पेज से ज्यादा पढ़ ही नहीं पाओगे, उसके बाद आपको सिर दर्द हो जाएगा। और शिप कंस्ट्रक्शन कोई वीडियो है नहीं, और हम बना नहीं सकते आपके लिए वीडियो, इसलिए पढ़ा ही सकते हैं। मैं ऑनलाइन या यूट्यूब में डाल नहीं सकता वीडियो, इसीलिए हम आपको समझा सकते हैं। यहाँ अच्छी तरह समझ लो, क्योंकि बाद में मुश्किल हो जाती है, को समझ ही नहीं आएगा। आपको बोलेंगे शिप एक्सपेंशन प्लान में बताओ भाई टक्कर कहाँ लगी, कहाँ वेल्ड करना है। अब आप शर्म आ जाएगी, आप पूछोगे कि फिर चीफ इंजीनियर जाके पूछोगे भाई सर कहाँ करना है, बताओ कहाँ टक्कर लगी। फिर मास्टर बन जाओगे, फिर समझ नहीं आएगी, और शर्म की बात हो जाएगी। आ गया बात? इसीलिए नॉलेज बड़ी इंपॉर्टेंट है, नॉट फॉर एग्जाम पासिंग। एग्जाम तो पास हो जाओगे, बट एक्चुअल नॉलेज ही नहीं होगी। फिर जब क्राइसिस हो जाएगी तो समझ कुछ आएगा नहीं, करोगे क्या? तो एडिशनल साइड गर्डर जो मैंने बताया था आर फिटेड इन इंजन रूम अंडर मेन मशीनरी। दे फुल लेंथ ऑफ इंजन रूम प्लस 3 फ्रेम स्पेसेस बियॉन्ड ऑन बोथ साइड्स, जो डायग्राम आपको ये दिखाया था। 3 फ्रेम स्पेसेस बियॉन्ड मतलब इधर 3 और इधर 3 तक वो जाएंगे, ग्राउंड वाला, और फिर पतले हो जाएंगे। तो ये जो है ये अलग नहीं रहेगा, ये एक ही रहेगा जो जॉइंट होके, मतलब जॉइंट नहीं, एक ही पीस रहेगा जो पतला हो जाएगा, जॉइंट नहीं होगा। जॉइंट हो जाए तो यहाँ क्रैक हो जाएगा। So forward extension of additional side girder tapers into longitudinal framing systems, and pounding region में additional intercostal side girder are fitted। pounding region में extra वो fit होंगे जो हम pounding region में आपको बताएंगे। ठीक है, तो अब DB में कोई combined framing नहीं होता। क्यों नहीं होता भाई? क्योंकि साइड ही नहीं होते। combined framing तब होगा जब आपका शिप साइड होगा, शिप साइड के नीचे होगा ना ये DB टैंक जो है, टैंक टॉप जो इनर बॉटम है उसके नीचे है। तो DB में ओनली 2 टाइप्स ऑफ फ्रेमिंग, वन इज लॉन्जिट्यूडनल एंड वन इज ट्रांसवर्स। पूरे शिप में 3 टाइप होंगे, ट्रांसवर्स, लॉन्जिट्यूडनल एंड कंबाइंड फ्रेमिंग सिस्टम। यहाँ तक सबको समझ आ गया? तो बल्कहेड शुरू करें। यहाँ तक सबको क्लियर है? यस सर। यहाँ डाउट है पूछ लो भाई। तो ऐसा है, कोई शर्माने की बात नहीं, पैसे सबने दिए हैं। सबने पैसे दिए हैं कि नहीं दिए हैं? पैसे अपने दिए हैं ना, किसी पड़ोसी के तो उठा के दिए नहीं है। तो जो पैसे दिए हैं तो वसूली भी करो, हम आपको नहीं पकड़ेंगे। हम तो अप्रिशिएट करते हैं आप क्वेश्चन पूछते हो, क्योंकि अगर क्वेश्चन पूछोगे हमें पता लग गया, आपको समझ आ जाएगा। नहीं पूछोगे तो बाद में पूछोगे, उसका मतलब समझ आएगी। ओके, नाउ वी स्टार्ट विद बल्कहेड्स। तो बल्कहेड जो है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बल्कहेड बेसिस कंस्ट्रक्शन। एक तो आपका प्लेन बल्कहेड है और एक आपका कोरुगेटेड बल्कहेड है, और ये कोरुगेटेड बल्कहेड। कोरुगेटेड बल्कहेड है ये वाला कोरुगेशन। ये तो बेसिस कंस्ट्रक्शन। बेसिस वाटर टाइटनेस में यू हैव 3 टाइप्स। वन इज वाटर टाइट, वन इज नॉन वाटर टाइट, थर्ड वन इज नॉन वाटर टाइट। बल्कहेड आपको फोपीक में मिलेंगे। फोपीक में वॉश बल्कहेड जो होता है दैट इज नॉन वाटर टाइट। ये आपको फिर से दिखा रहा हूँ, फोरपीक यहाँ है कि नहीं देखते हैं। इसमें फोरपीक नहीं है, फोरपीक आपको दिखाता हूँ। ये आपका फोरपीक टैंक है। फोरपीक टैंक में ये आपका फॉरवर्ड कोलिजन बल्कहेड है, ये वाला, ये फॉरवर्ड कोलिजन बल्कहेड है। और ये आपका स्टेम है। आप इस साइड जहाँ खुला हुआ है दैट इज पोर्ट साइड, ये वाली स्टारबोर्ड साइड। इसके नीचे फ्लोर्स हैं,
इसमें पैंटिंग स्ट्रिंजर ये बना हुआ है, ये ब्रेस्ट हुक है, पैंटिंग बीम बना हुआ है, ये भी रिंग जो बना है, दिस इज ऑल्सो पैंटिंग स्ट्रिंजर, ब्रेस्ट हुक एंड पैंटिंग बीम। तो सिमिलरली यहाँ बना हुआ है। ये जो डंडी दिख रही है दैट इज योर फ्रेम्स। अब यहाँ फ्रेम स्पेस के बीच में डिस्टेंस कितना है, ये जो फ्रेम्स हैं इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, मैं बार बोलता हूँ ताकि आपके दिमाग में घुस जाए। कितना डिस्टेंस है? 0.61 मीटर से ज्यादा नहीं होगा, 61 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होगा। ये वाला जो बल्कहेड है, कोलिजन बल्कहेड हमेशा प्लेन बल्कहेड होता है, ये कोरुगेटेड नहीं होता। और इसके ऊपर स्टिफनर बने होते हैं, क्योंकि ये कोलिजन बल्कहेड है, इसकी थिकनेस ज्यादा होगी फॉरवर्ड कोलिजन की, मोर देन 8 कोलिजन बल्कहेड, द थिकेस्ट बल्कहेड्स। एंड इसमें स्टिफनर जो लगे हैं दे विल बी एट अ डिस्टेंस ऑफ नॉट मोर देन 76 सेंटीमीटर। ये जो बल्कहेड है, ये बल्कहेड फ्रिक को रिड्यूस करने के लिए है, ये वाला। और इसके ऊपर यू हैव दीज मैन होल्स हियर सो दैट द वाटर कैन फ्लो देयर। और फ्लो करने के लिए, इसको मैनहोल नहीं कहते, सॉरी, ये परफोरेशन है, इसके आप इसके अंदर थ्रू आप नहीं घुसोगे, ये पानी को अलाउ करते हैं फ्लो करने की। तो परफोरेशन इसीलिए है कि आपका सडनली रोल होगा तो पानी सडनली, अगर सपोज स्टारबोर्ड रोल हुआ तो सडनली पोर्ट से पानी स्टारबोर्ड नहीं जाएगा, थोड़ा रुक के जाएगा, so that FSC will be reduced. This kind of bulkhead is known as non-watertight bulkhead because it's not watertight, or it is known as wash bulkhead or SWASH, swash bulkhead. So it is non-watertight bulkhead, wash bulkhead, और ये वाला तो आपका plain bulkhead, not corrugated. So we'll come to back to the bulkhead now. So bulkheads are basically vertical divisions on the ship. They can be fore and aft longitudinal bulkhead, or they'll be athwart ships or transverse bulkhead. There are three types of bulkhead basis watertightness. If they are watertight, they are dividing the ship into various parts and not allowing the water to come into that area if the ship is flooded. So they are subdividing the ship into various watertight compartments. So in the number of watertight compartments will be less as compared to tanker. Number of subdivision in tanker is much better. Number of subdivision in chemical tankers is much more because they have to prevent contamination also of the cargo. उसमें और number of watertight bulkheads, oil tight bulkheads बढ़ा देते हैं. तो tankers में वो oil tight bulkhead होगा. So basis जो आपके नंबर ऑफ बल्कहेड्स हैं दे विल बी डिपेंडेंट ऑन योर क्लासिफिकेशन सोसाइटी, क्योंकि जो ट्रांसवर्स बल्कहेड है वो आपकी रैकिंग स्ट्रेस को रिड्यूस करता है. सपोज द शिप इज रोलिंग, एक तो आपका बीमनी रैकिंग स्ट्रेस को कंपनसेट करता था, सो ट्रांसवर्स बल्कहेड विल आल्सो कंपनसेट फॉर योर रैकिंग स्ट्रेस. सेकेंड टाइप ऑफ बल्कहेड जो अभी आपको दिखाया था peak में, that is non-watertight. So these are other than those used in main subdivision and tank boundaries. So these can be engine room casing which is not of full height, or accommodation partition, or storeroom divisions, or wash fitted in deep tanks का मतलब है aft peak and fore peak, वहाँ जो fit किया हुआ है wash bulkheads, these are all non-watertight bulkheads. So when same provides a supporting function, this will be fixed to provide the load. तो अगर वो लोड कैरी करेगा नॉन वाटरटाइट बल्कहेड तो उसके ऊपर स्टिफनर लगाए जाएंगे, अदरवाइज नहीं लगाए. थर्ड वंस इज ऑयल टाइट बल्कहेड्स. These are in oil tight tanks like fuel tanks, cargo tanks. All these will be oil tight. They are watertight in construction, but they'll have more testing. Your sequence of testing will be more as compared to normal watertight bulkheads. So these are at the tank boundaries for carriage of liquid cargoes, which are fuels or oils or vegetable oils. इन सब को कैरी करने के लिए ऑयल टाइट टैंक बल्क. बट आपके डीबी टैंक में कोई ऐसे बल्कहेड होंगे नहीं ऑयल टाइट बल्कहेड्स. तो डीबी टैंक में पार्टीशंस होंगे, बट वहां बल्कहेड के नीचे डीबी टैंक में जो होगा वाटर टाइट डिविजन होगा. जो भी ऊपर बल्कहेड है उसके नीचे वाटर टाइट डिवीजन होगा बिटवीन टू डीबी टैंक्स. बट वहां कोई ऑयल टाइटनेस का चक्कर नहीं, क्योंकि यू आर नॉट कैरिंग ऑयल देयर इन डीबी. बट
in your when you're carrying fuel in the DB tank, so वो oil tight, but not for ballast. Now, what are the functions of bulkhead? First function is it is providing strength. So it will resist the tendency to deform shape of the shell. So that means the transverse roll. It is not twisting the ship. It is trying to resist the tendency to deform shape of the shell with the waves. Longitudinal bulkhead are fore and aft, so they will provide longitudinal strength, which is also provided by longitudinals below and above, by longitudinal girders. That is also providing longitudinal strength. Number 2, they help in spreading your hull stresses to larger areas. तो सपोज आपका कैसे स्प्रेड करता है ये बताते हैं. तो ये आपका शिप्स का हल है. तो कोई भी अगर यहाँ स्ट्रेस आया, स्ट्रेस यहाँ आया, तो ये स्ट्रेस पूरे हल पे फैल जाएगा. सपोज एक पॉइंट से स्ट्रेस आया तो पूरे हल में फैल जाएगा, तो कहीं क्रैक नहीं होगा. लेकिन अगर स्ट्रेस एक पॉइंट पे आता है, सपोज आपका एक जॉइंट बना हुआ यहाँ, ये आपने ऐसे जॉइंट कर दिया, अब यहाँ अगर स्ट्रेस आया यहाँ क्रैक हो जाएगा. लेकिन अगर मैंने उसको बाहर की तरफ भेज दिया जो शिप्स हल है, तो वहाँ ये फैल जाएगा. जैसे अगर आप चल रहे हो सैंड में तो आपके पैर धंस रहे हैं, लेकिन लेट जाओगे सैंड में तो क्या होगा, इतना धंसोगे नहीं. तो वो स्ट्रेसेस को फैला देता है. सो हल इज स्प्रेडिंग योर स्ट्रेसेस थ्रू आउट द रीजन, क्योंकि काफी फैला हुआ है. These provide subdivision by dividing the ship into smaller compartments and prevent progressive flooding and foundering. ये पहले समझा देता हूँ कि subdivision क्या होता है. Suppose ये ship है और मैंने उसको कई टैंक्स में डिवाइड किया. Suppose मैंने बल्क कैरियर है, तो subdivision किया इतने टैंक्स में, क्योंकि इसमें तो विंग टैंक होंगे नहीं. अब सपोज इसके अंदर पानी भर गया, एक में भर गया, होल हो गया, पानी भर गया, तो यहाँ आपके बल्कहेड में प्रेशर पड़ेगा और फिर इसके बाद ये फट सकता है और इसमें भी पानी आ जाएगा. उसके बाद इसमें भी ये फट सकता है, फिर इसमें पानी आएगा, फिर ये फट सकता है, इसमें पानी आएगा, फिर फटेगा, ये इसमें पानी आएगा. तो इसको कहते हैं प्रोग्रेसिव फ्लडिंग. एक के बाद एक जाए तो प्रोग्रेसिव फ्लडिंग होगी और फिर जहाज डूब जाएगा, जिसको कहेंगे फाउंडरिंग. अब सपोज मैंने केमिकल टैंकर, ये केमिकल टैंकर में मैंने नंबर ऑफ सब डिविजन बढ़ा दिया क्योंकि मुझे ज़्यादा टैंक्स चाहिए. तो मैंने छोटे टैंक्स करिए, तो आई हैव मेड सो मनी ट्रांसवर्स बल्कहेड्स एंड देन आई हैव मेड विंग टैंक्स एंड सेंटर टैंक. सो इसमें सब डिविजन बढ़ गई क्योंकि नंबर ऑफ टैंक्स बढ़ गए. अब सपोज इसमें होल हो गया और पानी आ गया, इसमें ऑयल चला गया बाहर, पानी आ गया. अब इसमें आपका परमेबिलिटी होता है, वो बाद में बताएंगे परमेबिलिटी क्या होता है, कि इसमें पानी कितना आ सकता है, क्योंकि ऑयल अंदर है तो पानी इतना आएगा नहीं. लेकिन चांसेस हैं कि इसके बाद ये कंपार्टमेंट फ्लड हो, ये हो, ये हो, ये हो, ऐसे सारे फ्लड होते प्रोग्रेसिव फ्लडिंग एंड तक होगी. उसमें बहुत टाइम लगेगा और जहाज बहुत टाइम के बाद ही डूबेगा, जबकि बल्क कैरियर 2 मिनट में भी डूब सकता है, 5 मिनट में भी डूब सकता है. केमिकल टैंकर को डूबने के लिए, प्रोग्रेसिव होते के लिए 4-5 घंटे लग जाएंगे, तो उसमें वो बचाव हो सकता है. बट बल्क कैरियर डूबेगा तो फटाफट डूब जाएगा 5 मिनट के अंदर. तो प्रोग्रेसिव फ्लडिंग इन केमिकल टैंकर जो है वो स्लो है एज कंपेयर टू. सो दे प्रोवाइड सब डिविजन बाय डिवाइडिंग द शिप इनटू स्मॉलर कंपार्टमेंट, प्रिवेंटिंग प्रोग्रेसिव फ्लडिंग एंड फाउंडरिंग. ये आपको बताया. नंबर 4, in liquid carriers, tanker, chemical tankers, the bulkheads is dividing the ship into smaller tanks so that आपका free surface effect भी reduce हो जाए. Bulk carrier में तो आपका free surface effect का चक्कर ही नहीं है, because that cargo is maybe कोयला, उसमें क्या वो free surface effect देगा, वो तो कोयला है, solid है. But tankers में there is liquid cargo which slosh का मतलब है छलकना. Suppose आपने एक पतीला पूरा भर लिया है किचन में और अब उठा गया, बोलते हो चलो बड़ा सा पतीला पानी भर लो और उसको लेके आओ किचन से ड्राइंग रूम, अब डाइनिंग रूम में लाओ. आधे रास्ते में कहीं पानी गिर जाएगा. क्यों? क्योंकि वो छलकेगा. उसको रिड्यूस करने के लिए शिप में वी हैव दिस दैट रिड्यूसेस योर फ्री सरफेस इफेक्ट्स. अब इसके बाद एक और बात होती है, दीज कंट्रोल स्प्रेड ऑफ फायर टू नेबरिंग कंपार्टमेंट्स. अब इसके लिए आपको बताता हूँ क्या होता है. आपके 3 टाइप के डिविजन्स होते हैं फायर बल्कहेड्स. फायर बल्कहेड्स होते हैं 3 टाइप के, बी एंड सी. तो
टाइप जो है सपोज बल्कहेड्स होता है वो प्रिवेंट करता है स्प्रेड ऑफ फायर। अगर ये ए क्लास बल्कहेड है जो नॉर्मली टैंक्स में होता है, तो इधर अगर आग लग गई, सपोज यहाँ एक आग लगी, तो यहाँ ये बल्कहेड 1 घंटे तक ना धुआं या आग को इधर से इधर आने देगा। इधर आग लग गई तो ये 1 घंटे तक फायर क्लास बल्कहेड ए इसको यहाँ से बल्कहेड के थ्रू आग या धुआं पास नहीं करने देगा 1 घंटे तक। बी क्लास डिवीजन जो है वो धुआं निकलने देगा लेकिन आग को आधा घंटा रोक के रखेगा। अब ये आपके अभी क्लास में नहीं है ये सब्जेक्ट, लेकिन फिर भी आपको जस्ट जनरल बता रहा हूँ। सी क्लास बल्कहेड नॉर्मली अकोमोडेशन में रहता है, वो ना आग को या धुएं को रोकेगा। एक और चीज जो आती है जो इसके उस साइड का टेम्परेचर राइज नहीं करने देता, A0, A15, A30 और ये सब होता है, ये नॉर्मली आपके ओरल में पूछते हैं। तो अकॉर्डिंगली कितना देर तक वो टेम्परेचर राइज को रोकता है। सिमिलरली B30, B0 होता है, वो टेम्परेचर राइज को आधा घंटा रोकेगा या 15 मिनट रोकेगा, 0 रोकेगा। सी क्लास में कोई ऐसा टेम्परेचर राइज का चक्कर नहीं। सी क्लास ना आग को रोकेगा ना धुएं को रोकेगा। ए क्लास दोनों आग और धुआं रोकेगा 1 घंटे के लिए, बी क्लास सिर्फ आग को रोकेगा आधे घंटे के लिए, धुएं को अलाउ करेगा। और सी क्लास ना इधर आग को रोकेगा ना इधर धुएं को रोकेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना बहुत है। टाइप्स ऑफ बल्कहेड हम प्लेन बल्कहेड फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज we have one more class, so we will do your types of bulkhead as per construction, plain bulkhead, and you take a break now. The next class we will be doing after lunch, 3:45. I'll start with continue with types of bulkhead. Okay.